गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? यूपीपीसीएस की कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? यूपीपीसीएस 2025 का मेंस आने वाला है, क्योंकि प्री का रिजल्ट इस महीने में एक्सपेक्टेड है आ जाएगा। इस महीने में आए, अगले महीने के पहले वीक में आए, जब भी आए रिजल्ट आना ही है। यूपीपीसीएस मेंस की तैयारी के दौर में आप एक GS4 सब्जेक्ट देखेंगे। इसको जनरल भाषा में एथिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स में एक टॉपिक है, 8 टॉपिक में से एक यूनिट है जिसमें मेंशन किया है थिंकर्स। थिंकर्स में वो पूछ रहा है मोरल फिलोसोफर्स। कौन से? मोरल फिलोसोफर्स। और 2 जगह के पूछ रहा है, वेस्टर्न और इंडियन। आपको वेस्टर्न फिलोसोफर्स की समझ अगर अच्छी है तो एथिक्स मोर और लेस अच्छी हो जाती है, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसोफर्स के जो आइडियाज़ हैं, जो थियरीज़ हैं, वही आपको आर्गुमेंट के जस्टिफिकेशन में ज़रूरत पड़ती है। तो हम इस लेक्चर सीरीज के थ्रू वेस्टर्न मोरल फिलोसोफर्स को समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा टारगेट है वेस्टर्न फिलोसोफर्स में सोक्रात को समझना, जो सबसे कठिन है और सबसे शुरुआती मोरल फिलोसोफर है। तो हम उसको समझें उससे पहले हम ये जान लें कि मोरल फिलोसोफर, वेस्टर्न मोरल फिलोसोफर्स में हम टोटल कितने फिलोसोफर्स पढ़ेंगे। तो हमने अपनी सुविधा के लिए इस मोरल फिलोसोफर्स के पूरे टॉपिक को 4 स्कूल ऑफ थॉट में बांटा है। 4 स्कूल ऑफ थॉट में बांटा है, आपको थोड़ी सी एक अवेयरनेस रहे। तो पहला स्कूल ऑफ थॉट है वर्च्यू एथिक्स, दूसरा जो थॉट है वो टेलियोलॉजी है, और तीसरा है डियोंटोलॉजी, और चौथा है कॉन्ट्रैक्टेरियन। तो वर्च्यू एथिक्स हम पहला स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे, वर्च्यू एथिक्स। दूसरा पढ़ेंगे हम टेलियोलॉजी, टेलियोलॉजी एथिक्स। तीसरा हम स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे डियोंटोलॉजी, डियोंटोलॉजी। और चौथा हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टेरियन, कॉन्ट्रैक्टेरियंस, है ना। एथिक्स सब एथिक्स हैं, हर एक स्कूल ऑफ थॉट है। इसमें हम 3 मेजर थिंकर पढ़ेंगे, इसमें हम 2 मेजर थिंकर पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास एक ही थिंकर है, और इसमें है 3 थिंकर। नाम जान लेते हैं ताकि आपको एक आइडिया रहे शुरुआत में कि हम किन किन थिंकर्स पर पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे यहाँ सोक्राट सबसे पहले पढ़ेंगे, सोक्रेट्स। दूसरा इनका शिष्य प्लेटो, और तीसरा इनका शिष्य अरिस्टोटल। यहाँ हम इन 3 लोगों को पढ़ने वाले हैं। अरिस्टोटले, इनका नाम था अरिस्टू, हिंदी में बोलते हैं। टेलियोलॉजी में कॉन्सिक्वेंशलिज्म भी बोलते हैं इसको, यूटिलिटेरियन एथिक्स भी बोलते हैं। इसमें हम 2 लोगों का नाम पढ़ेंगे, जेरेमी बेंथम, जेरेमी बेंथम, ठीक है, और एक पढ़ेंगे JS मिल। यहां हम अकेला नाम पढ़ेंगे इमैनुअल कांट, और यहां हम 3 नाम पढ़ेंगे। कौन से? इसके फाउंडर थे थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स। और दूसरा पढ़ेंगे जॉन लॉक, जो इनको रिफाइन करेंगे। और तीसरा पढ़ेंगे रूसो, ठीक है। तो इन टोटल हम इस पूरी लेक्चर सीरीज में मोरल, वेस्टर्न मोरल फिलोसोफर्स को समझने के लिए कुल कितने थिंकर पढ़ने वाले हैं? 9। और आज पहली क्लास में एथिक्स के फाउंडर, एथिक्स के फाउंडर, वर्च्यू एथिक्स के फाउंडर बोलो, एथिक्स के फाउंडर बोलो, एक ही आदमी है, सोक्रात। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं ना, तो सब शुरू से शुरू करेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छा, हम वर्च्यू एथिक्स क्या है ये समझने से पहले समझ लेते हैं उसके फाउंडर वर्च्यू के बारे में क्या कहते थे, यानी सोक्रात वर्च्यू के बारे में क्या कहते थे। तो हम पढ़ेंगे आज सोक्रात। आज का हमारे लेक्चर का टारगेट है सोक्रात को समझना, उसकी मेजर थियोरीज, मोरल फिलोसफी क्या थी, और वो मोरलिटी को कैसे देखते थे, उन्होंने क्या क्या आइडियाज़ प्रपोंड किए, ये सब समझेंगे। आपको एक जनरल आइडिया रहना चाहिए लेक्चर के बिगिनिंग में कि आप सोक्रात के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं। तो सोक्रात के बारे में आप जानेंगे सबसे पहले कि इनके कंसेप्ट्स क्या क्या इन्होंने दिए और क्यों दिए और कहने उनको यूज़ करना है। तो हम 6 कंसेप्ट इनमें समझेंगे। पहले कंसेप्ट का नाम है वर्च्यू। तो हम समझेंगे कि वर्च्यू का सोक्रात के लिए क्या मतलब था, इन्होंने वर्च्यू क्यों दिया था। दूसरा कंसेप्ट जो वर्च्यू से ही एसोसिएटेड है वो आएगा क्या? मोरल। कौन सा? मोरल यूनिवर्सलिज्म, मोरल यूनिवर्सलिज्म। तीसरा जो मेजर कंसेप्ट है
जो सुकरात ने दिया वो आएगा वर्च्यू को, मतलब ये वर्च्यू की डेफिनेशन है। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे। ये वर्च्यू की एप्लीकेशन है। ध्यान रखना है कि आपको ये समझ में आना चाहिए ना कि एक मोरल फिलोसोफर किस चीज के इर्द गिर्द अपनी पूरी कहानी बुन रहा है। तो आपको अगर उसका एसेंस पता रहेगा, वर्च्यू के डेफिनेशन कहीं बात कर रहा है, दूसरी बात में वो वर्च्यू के ही एप्लीकेशन पर बात करेगा। तीसरी चीज में जो वो डिफाइन करता है वो कहता है कि सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी की बात करेगा। सोक्रेटिक मेथड आपने जनरल सुना होगा, सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी, इनक्वायरी तीसरी चीज पढ़ेगा। तो ये जो सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी है, ये प्रोसेस है टू नो द वर्च्यू। तो ये क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वर्च्यू। तो ये वर्च्यू के बाहर नहीं जाएंगे सुकरात जी, पूरी अपनी फिलॉसफी में वर्च्यू के ही इर्द गिर्द घूमेंगे। चौथा जो इनका आइडिया होगा वो क्या होगा? चौथा आइडिया होगा नॉलेज इज हैप्पीनेस। नॉलेज इज हैप्पीनेस, ये इनका चौथा आइडिया है। नॉलेज इज हैप्पीनेस। ये वर्च्यू से कैसे रिलेटेड है? तो ये वर्च्यू की एप्लीकेशन इंडिविजुअल लेवल पर, वर्च्यू का एसोसिएशन विद हैप्पीनेस। तो वर्च्यू का एसोसिएशन विद हैप्पीनेस, यहां ये फिट करेंगे कि कैसे हैप्पीनेस से वर्च्यू एसोसिएटेड है। ठीक है, हैप्पीनेस से कैसे वर्च्यू एसोसिएटेड है, ये नॉलेज इज हैप्पीनेस के इनका जो कोट है फेमस, उनमें ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। पांचवा है जो सबसे फेमस कोट है इनका, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो ऐसा वो किस बेस पे कह रहे थे? तो यहां वो क्या करेंगे, यहां इस्टेब्लिश करेंगे ये कि कैसे अनएग्जामिन्ड लाइफ जो है वो वर्थ लिविंग नहीं है। तो इस वर्थ लिविंग को मतलब अब वर्च्यू को किससे एसोसिएट करेंगे? वो हैप्पीनेस की जगह वर्थ से। यहां वो एसोसिएशन कर रहे हैं किसका? वर्च्यू का एसोसिएशन विद वर्थ, पांचवें कंसेप्ट में। और छठा कंसेप्ट जो लास्ट कंसेप्ट है इनका, वो क्या है? मोरल इंटेलेक्चुअलिज्म। मोरल इंटेलेक्चुअलिज्म ये बताएंगे कि अगर कोई वर्च्यू जानता है तो वर्च्यू को फॉलो भी करेगा। यही मोरल इंटेलेक्चुअलिज्म था। तो वर्च्यू के ही एप्लीकेशन है यहां भी, है ना। वर्च्यू की इटर्नलिटी बोलता है, वो इटर्नल है वर्च्यू, मतलब उसकी स्वाभाविकता, या बोले आप के उसकी नेचुरल टेंडेंसी। वर्च्यू की नेचुरल टेंडेंसी होगी, अगर कोई जान गया तो वो करेगा ही। तो ये यहां भी वर्च्यू से ही एसोसिएटेड है। तो इनके ये 6 कंसेप्ट हैं और 6 के 6 वर्च्यू से ही एसोसिएटेड है। कैसे, किस तरह वर्च्यू ही फैलते फैलते उनके पूरे आइडिया मोरल फिलोसफी को शेप देती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे और शुरुआत करते हैं अपने पहले कंसेप्ट वर्च्यू से। वर्च्यू का मतलब जाने उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सुकरात ने इस कंसेप्ट को लाया ही क्यों होगा। मतलब सुकरात जिस जमाने में थे वहाँ कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे। देखो, कोई भी मोरल फिलोसफी हो, पॉलिटिकल फिलोसफी हो, एथिकल फिलोसफी हो, प्योर फिलोसफी हो, साइंटिफिक रिसर्च हो, है ना, कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले शुरुआत होती है ऑब्जर्वेशन से, है ना। तो आदमी कुछ ऑब्जर्व करता है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ वो कुछ मानता है। कभी कभी मान्यता जो है ऑब्जर्वेशन से एसोसिएटेड हो सकती है और कभी कभी मान्यता ऑब्जर्वेशन को रिजेक्ट करके भी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि ऑब्जर्वेशन होना कंपलसरी है मान्यता के लिए। आप ऑब्जर्व कुछ और कर रहे हो सकते हैं और मान्यता कुछ और कर रहे हो सकते हैं, है ना। तो ये हो सकता है,
लेकिन इन जनरल ये देखा जाता है कि जितने भी फिलोसोफर्स हैं पहले वो कुछ ऑब्जर्व करते हैं, उसके बेस पे मान्यता बनाते हैं। यही हाल सुकरात जी का भी रहा होगा, रहा भी। तो सुकरात जी ने कुछ ऑब्जर्व किया। क्या किया? कुछ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ह्यूमन डीड है, ह्यूमन की डीड, डीड मतलब काम, डीड बोलो, एक्शन बोलो, ह्यूमन की डीड जो है, एक्शन जो है, या बोलो बिहेवियर, आप कुछ भी बोल सकते हो, बिहेवियर। ह्यूमन डीड, ह्यूमन एक्शन या ह्यूमन बिहेवियर जो है वो उनके हिसाब से, सुकरात का ऑब्जर्वेशन ये था कि ह्यूमन डीड जो है वो कहां से ड्राइव हो रही है? कैरेक्टर से। ह्यूमन डीड जो है वो कैरेक्टर से एसोसिएटेड है। ह्यूमन डीड जो है कैरेक्टर से एसोसिएटेड है। किसी भी लेवल पर आप देख लें। कैसे देख सकते हो आप? कुछ ह्यूमन डीड के एग्जांपल लेके अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि ह्यूमन डीड किसी भी लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, फैमिली लेवल पर या सोसाइटी लेवल पर, ह्यूमन डीड जो है वो कैरेक्टर से ही डिसाइडेड है। ये बात उन्होंने ऑब्जर्व करी। पहले उन्होंने ऑब्जर्व करी कि जो ह्यूमन की जो डीड है, जो एक्शन है, वो कैरेक्टर से डिसाइडेड हो रही है। कैसे? तो देखो भाई, आप इंडिविजुअल लेवल पर देखो, इंडिविजुअल लेवल पर आप ह्यूमन डीड देखो, तो कुछ लोग हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या कर रहे हैं? फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रैंक 1 ला रहे हैं। रैंक 1 है फर्स्ट अटेम्प्ट में, अटेम्प्ट भी फर्स्ट है। यूपीएससी में इस तरह के एग्जाम्पल की कमी है क्या? नहीं है। तो आपने देखा कि एक आदमी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक ला रहा है, तो इसका कैरेक्टर जो होगा वो डिसिप्लिन रहा होगा। आप बात करें, आपको मिल जाए तो डिसिप्लिन रहा होगा, प्लस लेबरस आदमी रहा होगा। ये आदमी लेबरस बहुत रहा होगा, मतलब आदमी औरत कोई भी हो सकती है। तो ये इसके डीड, फर्स्ट रैंक लाना, ये डीड है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये डिसिप्लिन था और हार्ड लेबर था। तो ये जो फर्स्ट रैंक लाना या पढ़ाई करना, ये जो जिसका डीड था, ये डीड कहां से आया? इस कैरेक्टर से। अच्छा, ये बात केवल इंडिविजुअल लेवल पर ही लागू नहीं होती, ये बात फैमिली लेवल पर भी लागू होती है। वही उसने ऑब्जर्व किया, है ना। तो आप फैमिली लेवल पर अगर आप देखें इसी डीड को, आप अगर फैमिली लेवल पर देखें, फैमिली लेवल पर देखें तो दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। एक है बाबर का एग्जाम्पल, जिसने मुगल वंश की स्थापना करी, और एक है औरंगजेब, इसने मुगल वंश को खत्म कर दिया। तो इनके कैरेक्टर को देखें आप, इनके कैरेक्टर को देखें। ये धर्मांध आदमी था औरंगजेब, जिसने, इसके कैरेक्टर में धर्मांधता थी और इसके कैरेक्टर में ब्रेवरी, करेज था, सोच थी, प्लान था। ये अनप्लान्ड आदमी था, मतलब रिएक्शनरी था, है ना। अनप्लान्ड था, रिएक्शनरी था। इसलिए हम देखते हैं कि ये संस्थापक बना किसी वंश का, किसी फैमिली का, और ये विनाशक बना। तो इस आदमी का, औरंगजेब का विनाशक बनना और बाबर का संस्थापक बनना, ये किससे डिसाइडेड है? फिर दोबारा हम बोल लेंगे कि भाई इन दोनों के काम किससे डिसाइडेड थे? कैरेक्टर से। यही बात सोसाइटी पे भी लागू होती है, सोशल लेवल पे, क्योंकि सोशल लेवल पे भी लोग काम ही कर रहे होते हैं, लोग ही काम कर रहे होते हैं। आप किसी एक शहर के दो कॉलोनीज का नाम ले सकते हैं। दिल्ली में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक है लोधी कॉलोनी और एक है सीलमपुर जैसा इलाका। लोधी कॉलोनी में भी लोग ही रह रहे हैं और सीलमपुर में भी लोग ही रह रहे हैं। सीलमपुर के लोगों का कैरेक्टर और लोधी कॉलोनी के लोगों का कैरेक्टर आप आराम से आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो लोधी कॉलोनी के लोगों का काम वहां के लोगों के कैरेक्टर से डिसाइड हो रहा है, और सीलमपुर के लोगों का काम सीलमपुर के लोगों के कैरेक्टर से डिसाइड हो रहा है कि नहीं। तो स्लम एरिया के लोगों का कैरेक्टर एक अलग तरह का होता है और एक हाई क्लास सोसाइटी के लोगों का कैरेक्टर अलग तरीका होता है। तो हम ये बात इस्टेब्लिश कर पाए कि आदमी का जो डीड है, इंसान का जो डीड है, वो कैरेक्टर से डिसाइड हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है
तो यहीं से खेल शुरू होता है। सुकरात ने कहा कि ह्यूमन का जो डीड है वो डिसाइड हो रहा है कैरेक्टर से। ये बात कोई दिक्कत अब आपको समझने में नहीं हो रही? अच्छा, अब ये जो कैरेक्टर है ये क्या है, सवाल यहां आता है। इस कैरेक्टर क्या है? तो ये कुछ नहीं है भाई, सेट ऑफ वैल्यूज है। हर एक कैरेक्टर क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज है। सेट ऑफ वैल्यूज है। हर एक कैरेक्टर में कुछ न कुछ तरह की वैल्यूज हैं। औरंगजेब का वैल्यू सिस्टम बाबर के वैल्यू सिस्टम से अलग था। सीलमपुर के लोगों का वैल्यू सिस्टम लोधी कॉलोनी के लोगों से अलग होगा, है ना। और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो रैंक 1 ला रहे हैं उनका वैल्यू सिस्टम, और जो लास्ट अटेम्प्ट तक प्री ही नहीं निकाल पा रहे उनका वैल्यू सिस्टम, दोनों का अलग अलग है। तो कैरेक्टर जो है वो कुछ नहीं है, वैल्यू सिस्टम का सेट है। हर एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर को डिसाइड करने के उसके वैल्यू सिस्टम ही होता है। तो कैरेक्टर को डिसाइड क्या करता है? वैल्यू सिस्टम। अगर कैरेक्टर को डिसाइड करने वाला फैक्टर है वैल्यू सिस्टम, तो और कैरेक्टर को सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा? वैल्यूज को रिफाइन करना पड़ेगा। किसको रिफाइन करना पड़ेगा? वैल्यूज को। जो वैल्यू रिफाइन होके आएगी तो रिफाइंड वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सीलेंट बोल सकते, नहीं बोल सकते? एक्सीलेंट बोल सकते, नहीं बोल सकते? इसे वैल्यूज बोलो या कैरेक्टर की ट्रेट बोलो, एक ही बात है ना। तो एक्सीलेंट ये किसकी ट्रेट है? जो वैल्यू है वो किसकी ट्रेट है? कैरेक्टर की। तो एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट, एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट जो आएगी वो कैरेक्टर को एक्सीलेंट बनाएगी, और कैरेक्टर जो एक्सीलेंट बन जाएगा तो ह्यूमन डीड अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ह्यूमन डीड यानी ह्यूमन एक्शन को ठीक करना है, सोसाइटी को ठीक करना है, इंडिविजुअल को ठीक करना है, परिवार को अच्छा करना है, समाज को अच्छा करना है, तो क्या अच्छा करना पड़ेगा? कैरेक्टर। और कैरेक्टर को अच्छा करना पड़ेगा तो क्या? उसके ट्रेट को बेहतर करना पड़ेगा। जो बेहतर होकर ट्रेट आएगा उसी को उसने नाम दिया एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट, और यही था वर्च्यू। यही क्या था? वर्च्यू। और कुछ वर्च्यूज की लिस्ट ये बाद में रिफाइंड होती है, कार्डिनल वर्च्यू के फॉर्म में अरिस्टोटल और प्लेटो इसको लेकर आएंगे, लेकिन अभी इसने कुछ कार्डिनल वार्डिनल नहीं बताया। इसने बताया वर्च्यू का मतलब कि कोई वर्च्यू होगी तो कोई जो वर्च्यू होगी वो क्या करेगी, वर्च्यू का इसके हिसाब से जो मेन मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो है ह्यूमन एक्शन को फोकस नहीं कर रहा है। ये एक्शन इसके लिए रिजल्टेंट है, ध्यान रखना है। एक्शन जो है रिजल्टेंट है, जो कोर आइडिया है वो है कैरेक्टर, है ना। तो कैरेक्टर पे ध्यान दिया है, कैरेक्टर के ट्रेट्स को सुधारने पे ध्यान है। तो कैरेक्टर के ट्रेट को सुधारने का नाम दिया इसने वर्च्यू, और इसने वर्च्यू के तौर पे बोला कि ऑनेस्टी होनी चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। हालांकि उसने कोई लिस्ट नहीं दिया, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्होंने इस बात को फॉलो किया, है ना। सिंपलिसिटी होनी चाहिए, बहुत दिखावा नहीं होना चाहिए, है ना। सिंपलिसिटी होनी चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए। अपने जीवन में जिन मूल्यों को उन्होंने जिया उन्हीं मूल्यों को उन्होंने वर्च्यू का नाम दिया। क्यों? ऐसा क्यों किया उन्होंने? जिन मूल्यों को उन्होंने जिया उन्हीं मूल्यों को उन्होंने वर्च्यू का नाम दिया, क्योंकि उनके हिसाब से जिंदगी का मकसद बॉडी को बेहतर चमक दमक वाला नहीं बनाना है, अपनी आत्मा को चमक दमक वाला बनाना है, आत्मा को रिफाइन करना है, सोल। ही वॉज द मैन ऑफ सोल। तो सोल को प्योरिफिकेशन के लिए आपको बॉडी पर तेल, परफ्यूम और कार, अच्छा बंगला लगाने बनाने की जरूरत नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। सुकरात के हिसाब से सोल का रिफाइंड होना अच्छा है, सोल का रिफाइंड होना अल्टीमेट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके लिए चाहिए आपको कैरेक्टर का रिफाइंड वर्जन, और कैरेक्टर रिफाइंड वर्जन के आपको लिए ट्रेट, और ट्रेट का नाम दिया उसने वर्च्यू। ये बात क्या आपको क्लियर हुई कि वर्च्यू का क्या मतलब है? वर्च्यू का सिंपल सा मतलब है एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई। एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट के कुछ एग्जांपल भी मैंने दे दिए। अब चलते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट पर। क्या नाम है उसका? दूसरा कंसेप्ट है मोरल यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म ये सिंपल सा है। ये जो वर्च्यू है, जो उन्होंने आइडिया ऑफ वर्च्यू दिया, उन्होंने क्या कहा कि इसकी कुछ क्वालिटीज हैं। क्या क्वालिटीज है भाई? पहली क्वालिटी है इसकी वर्च्यू की, है ना, कि ये कैन बी लर्न, मतलब ये सीखी जा सकती है। पहली क्वालिटी ये है कि भाई ये सीखी जा सकती है। दूसरी क्वालिटी बताई उन्होंने कि ये जो है
सीखी जा सकती है और कोई भी सीख सकता है। दूसरी ओपन टू ऑल है, ओपन टू ऑल है, कोई भी सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर धर्म के लोग, किसी पर्टिकुलर जाति के लोग, किसी पर्टिकुलर देश के लोग सीखेंगे, ये कोई भी सीख सकता है। तीसरी बात जो उन्होंने बोली इसमें कि भाई ये ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी नहीं है ये, PSIR के सेंस में नहीं। ऑप्शनल मतलब कोई चाहे तो इसे सीख सकता है, कोई चाहे तो नहीं सीख सकता है। तो कल्टीवेट करना न करना अपने कैरेक्टर के अंदर, आपके अपने कैरेक्टर को रिफाइन करना न करना आपकी चॉइस है, तो ऑप्शनल है। चौथी जो इस थ्योरी से रिलेटेड है वो है इसकी एप्लीकेशन। ये नेचर में यूनिवर्सल है। मतलब इनका कहना ये था, यही मोरल यूनिवर्सलिज्म में जाएगा कंसेप्ट में। कैसे? तो कोई वर्च्यू मान लो ऑनेस्टी है, उन्होंने कहा कि जो ऑनेस्टी है ये एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट है। तो ये इस कैरेक्टर ट्रेट का एक्सीलेंट होना ये केवल यूरोप के लिए, ग्रीस के एथेंस शहर में सुकरात पैदा हुए थे। तो जब उन्होंने कहा कि ऑनेस्टी एक वर्च्यू है, तो वह ग्रीस के एथेंस के लोगों के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है। ये ऑनेस्टी एक्सीलेंट ट्रेट है कैरेक्टर के लिए, तो ये दुनिया के किसी भी इंसान के लिए एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट है। यानी दुनिया में कोई भी आदमी ईमानदार होना चाहता है, कोई भी सोसाइटी ईमानदार होना चाहती है, तो वो उसके लिए एक्सीलेंट ही माना जाएगा। मतलब ऑनेस्टी को कहीं भी दुनिया में डेरोगेटरी फॉर्म में नहीं देखा जाएगा। यही था मोरल यूनिवर्सलिज्म का कंसेप्ट। मतलब अगर कोई कैरेक्टर ट्रेट एक्सीलेंट डिफाइन हो गई, दुनिया ने एक्सेप्ट कर ली, मतलब उन्होंने ईजाद कर दी। उनका कहना था कि जो भी कैरेक्टर ट्रेट एक्सीलेंट है वो यूनिवर्सली एक्सीलेंट है, मतलब उसका टाइम एंड स्पेस से कोई लेना देना नहीं है ना। तो ये जो ऑनेस्टी है वो यूनिवर्सली, अफ्रीका में भी ऑनेस्टी अच्छी मानी जाएगी, इंडिया में भी ऑनेस्टी अच्छी मानी जाएगी, अमेरिका में भी ऑनेस्टी अच्छी मानी जाएगी। यही कंसेप्ट था, इसी को बोलते हैं क्या, मोरल यूनिवर्सलिज्म। समझ में आया? किससे रिलेटेड है? वर्च्यू के एप्लीकेशन से। यूनिवर्सल लेवल पर जब आप वर्च्यू को अप्लाई करेंगे तो आप बताएंगे कि वर्च्यू जो है यूनिवर्सल है। तीसरा कंसेप्ट आता है सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी। सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी, अब आपको पता है वर्च्यू क्या है। वर्च्यू एक एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट है ना। आपको पता है कि वर्च्यू क्या है। वर्च्यू है एक एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट। लेकिन कोई कैरेक्टर ट्रेट एक्सीलेंट है या नहीं है? भाई सवाल तो यही है ना। कोई एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट है, मान लो कोई कल आके बोले कि लालच एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट है। MLM सुना है? पैसा कमाने की जो चेन बनाते हैं MLM, उसमें लोगों को वैल्यू के तौर पर बताया जाता है कि मनी बनाओ, चाहे गलत तरीके से आप प्रोडक्ट बेचो लेकिन मनी बनाओ। तो मेकिंग मनी को शेयर मार्केट वाले जितने भी आपके पास कॉल आते होंगे, ट्रेड करने वाले जितने भी आपके पास कॉल आते होंगे, है ना, वो सब मेकिंग मनी को क्या मानते हैं? वैल्यू, है ना। तो ये जो वैल्यूज हैं जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं वैल्यूज, क्या वो एक्सीलेंट हैं या नहीं है, ये चेक तो करना पड़ेगा ना। तो कोई वैल्यू एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट मानी जाए या न मानी जाए, यही मुख्य सवाल था सुकरात के सामने। तो ये चेक कैसे करें? हाउ टू चेक कैसे करेंगे? तो जिस प्रोसेस से ये चेक करना है कि कोई वैल्यू जो एग्जिस्टिंग समाज में काम कर रही है वो एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट के तौर पे यानी वर्च्यू मानी जाए या नहीं मानी जाए, इसी प्रोसेस का नाम दिया उन्होंने सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी। अब ये प्रोसेस था क्या? तो उन्होंने बोला कि भाई कोई भी चीज वर्च्यू है कि नहीं, अब मैं लिखूंगा सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखूंगा। अब समझ लेना, कोई सोक्रेटिक मेथड है क्या, तो कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी समाज में। कोई भी समाज एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ ही होता है ना। बीहड़ समाज जो पुराने जनजातीय समाज थे उनकी भी वैल्यू सिस्टम थी, और आज के समाजों की भी वैल्यू सिस्टम है। गांव से निकलकर अर्बन एरिया में जो आता है उसको एक अपनी वैल्यू सिस्टम में से निकल के आता है, दूसरे वैल्यू सिस्टम में जा रहा होता है ना। शहर में आ जाना भर काफ़ी नहीं है, वहाँ से फिर लोधी कॉलोनी में तक शिफ्ट करना है ना, शिफ्ट करना है।
तो जियो स्विचिंग है, फिर आपको एक वैल्यू सिस्टम बनाना पड़ेगा, है ना। राजेंद्र नगर में रहने का एक वैल्यू सिस्टम है और लोधी कॉलोनी में रहने का एक अलग वैल्यू सिस्टम है। तो कोई ना कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम होगा, हमेशा कोई ना कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम होगा। अब आपको इस वैल्यू सिस्टम को अंधभक्तों की तरह एज इट इज स्वीकार नहीं करना है। सुकरात का कहना था, मेरा नहीं कहना है। मतलब अंधभक्ति आज का सवाल नहीं है, अंधभक्ति हजारों साल से चली आ रही होगी, तभी सुकरात ने ये एसएमई यानी सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी अप्लाई किया होगा, ईजाद किया होगा। तो एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम को कभी भी एज इट इज अंधभक्ति की तरह स्वीकार नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको डाउट करना है, ये सही है या नहीं है, डाउट इट, सवाल उठाओ इस पर। जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम है, जैसे कुछ लोगों का कहना है कि भाई पहले कहते थे लोग कि समुद्र पार नहीं करना चाहिए, नदी पार नहीं करनी चाहिए, शनिवार को घर से नहीं जाना चाहिए, बुधवार को ना मतलब बाल नहीं कटाने चाहिए। इस तरह की वैल्यू सिस्टम आज भी एग्जिस्ट करती है इंडिया में। तो उस वैल्यू सिस्टम का, जो भी वैल्यू सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है उसको डाउट करो। अब डाउट करोगे तो चैलेंज करना पड़ेगा ना आपको। डाउट कर रहे हो मतलब चैलेंज कर रहे हो। चैलेंज करने के लिए आपको क्या कलेक्ट करने पड़ेंगे, फैक्ट्स, उसके फैक्ट्स एंड आर्गुमेंट। ये दो तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, इसके पक्ष में तर्क और इसके विपक्ष में तर्क। और फिर इन दोनों के बाद आपको एक देनी पड़ेगी वर्डिक्ट कि वैल्यू सिस्टम रिजेक्टेबल है या सेलेक्टेबल है। या तो आप वर्डिक्ट कर दोगे कि यार ये वैल्यू सिस्टम है वो अच्छा है, जैसे सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म का आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और बाद में जोड़ा गया था। ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो अवेलेबल है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके थ्रू ये जोड़ा गया। तो आज से 50 साल के आसपास तो हो ही गए होंगे उस वैल्यू सिस्टम को जोड़े हुए, सेकुलरिज्म की वैल्यू को। तो अब मान लो आपको सेकुलरिज्म अपनाना है कि नहीं अपनाना है, आपको सेकुलरिज्म फॉलो करना है नहीं करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, इसको डाउट करना है कि सेकुलरिज्म फायदेमंद है या नुकसानमंद है। फिर उसको चैलेंज करो। चैलेंज करने के लिए आपको फैक्ट एंड आर्गूमेंट लाने पड़ेंगे कि सेकुलरिज्म से दुनिया में कहाँ नुकसान हुए, कहाँ फायदे हुए, है ना। फिर आपको एक वर्डिक्ट देनी पड़ेगी, भाई सेकुलरिज्म जिन जिन देशों ने फॉलो किया उन देशों में प्रॉस्पेरिटी आई, उन देशों में शांति बनी रही, उन देशों की कोऑपरेशन बना रहा, सोसाइटी में हार्मनी रही। इसलिए फिर आप वर्डिक्ट देंगे कि भाई सेकुलरिज्म का आइडिया अच्छा है, सेकुलरिज्म को हम एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट मान सकते हैं। तब ये आपने एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट सेकुलरिज्म को माना। यही बात आप कम्युनलिज्म पे भी अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई बोल रहा है कि भाई जनेऊ पहनो, तिलक लगाओ, नमाज पढ़ो, घंटी बजाओ, ये वाला करो, या कोई बोलता है कि मुंह पे पट्टी बांध के जैन बन जाओ, तो आप कोई सी भी तरह के कम्युनलिज्म में जाएंगे तो आप उसको डाउट करो। डाउट करने के बाद आप जाओ क्या अंधभक्ति किसी भी धर्मांधता किसी भी पक्ष से सही है या नहीं है, डाउट करोगे, चैलेंज करोगे, फिर फैक्ट कलेक्ट करोगे, फिर तर्क वितर्क करोगे, तो आप पाओगे कि भाई जिन जिन देशों में जिन जिन समाजों ने कम्युनल अपीयरेंस ज़्यादा लिया, कम्युनल रंग ज़्यादा चढ़ाया, उनका विनाश हुआ, समाज में कट्टरता आई, समाज में नुकसान झेला है। फिर आप बुलाएंगे नहीं भाई ये कम्युनलिज्म आइडिया ठीक नहीं है, प्रॉस्पेरिटी के लिए ठीक नहीं है, पीस के लिए ठीक नहीं है, सोशल कोऑपरेशन के लिए ठीक नहीं है, एज अ कंट्री के लिए ठीक नहीं है, एज अ ह्यूमैनिटी के लिए ठीक नहीं है। तब आप बोलेंगे कि नहीं भाई कम्युनलिज्म का आइडिया खराब है और इसे हम एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट नहीं मान सकते। तो यही था सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी कि जो भी वैल्यू सिस्टम आपके सामने आए उसे एज इट इज स्वीकार मत कर लो, उस पर सवाल उठाओ, उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क उठाओ और तर्क देने के बाद जो भी सब आपका वर्डिक्ट निकले उस हिसाब से अपना डिसीजन लो। तो सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी समझ में आया। अब से आप सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी लगा पाओगे दुनिया में, जिंदगी में, वैल्यू सिस्टम में। आप जो वैल्यू सिस्टम फॉलो कर रहे हैं सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी लगा के किन को रिजेक्ट करोगे, किन को सेलेक्ट करोगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट क्लियर होता है, अपन चलते हैं चौथे कंसेप्ट की तरफ। चौथा कंसेप्ट क्या है? चौथा कंसेप्ट है नॉलेज इज हैप्पीनेस। चौथा कंसेप्ट क्या है? नॉलेज इज हैप्पीनेस। नॉलेज इज हैप्पीनेस चौथा कंसेप्ट उन्होंने बताया। तो अब जानना जरूरी है कि सबसे पहले हैप्पीनेस का मतलब क्या है। हैप्पीनेस इज अ मैटर ऑफ क्या है? हैप्पीनेस इज जनरली कंसिडर्ड एज अ मैटर ऑफ डिजायर्स। हैप्पीनेस आज से नहीं, सुकरात के समय में भी हैप्पीनेस को डिजायर से ही जोड़ा जाता था, है ना। तो डिजायर से जोड़ा जाता था हैप्पीनेस को, तब भी जोड़ा जाता था, आज भी जोड़ा जाता था। लेकिन डिजायर्स दो तरह की हो सकती हैं। एक बॉडीली डिजायर हो सकती है नहीं हो सकती। बॉडीली डिजायर हो सकती है, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, मिठाई चाहिए, है ना, अच्छी गाड़ी चाहिए,
है ना, छोटी गाड़ी से काम नहीं चल रहा, स्प्लेंडर से बुलेट चाहिए, बुलेट से काम नहीं चल रहा तो रॉयल इनफील्ड, मतलब रॉयल इनफील्ड के भी बड़े बड़े कई वर्जन्स आते हैं, क्लासिक से ऊपर भी चीज़ें हैं मीटियोर टाइप की, उससे भी आकर शॉर्ट गन सबसे महंगी है, मतलब 6.5-7-8 लाख की होती है, उससे भी बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियाँ निंजा विंजा टाइप की, है ना, रेसिंग बाइक्स। तो बॉडीली नीड्स, बंगला बड़ा चाहिए, अरे एक कमरे में सो सकते हो, आपको बंगला चाहिए 10 कमरे का, लाइटिंग अच्छी चाहिए, एक सिंपल लाइट एलईडी से काम चल सकता है, लेकिन झालर लगी है 5 लाख की 50 लाख की। तो ये बॉडीली नीड्स, ये उस समय भी थी, आज भी है, उस समय भी लोग रिजेक्ट कर रहे थे, आज भी लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, उस समय भी सिलेक्ट कर रहे थे, आज भी लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरह की डिजायर होती है सोल और सोल एसोसिएटेड, सोल रिलेटेड डिजायर्स, सोल रिलेटेड डिजायर्स, सोल रिलेटेड डिजायर्स भी होती हैं, है ना, मेरा जो ज्ञान का सागर है वो कैसे रिफाइंड हो, कैसे सही हो, मेरे अंदर की जो उथल पुथल है वो कैसे कम हो, है ना, आध्यात्मिक टाइप के लोग हमेशा से रहे हैं। तो सोल, अपनी आत्मा को पवित्र करना, है ना, अपनी आत्मा को, अपने अंदर की जो कॉन्शियसनेस है उसको बेहतर करना, उसको हार्मोनाइज करना, वो भी डिजायर ही है। तो अब देखना ये था कि सुकरात के पास जो ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि ज्यादातर लोग इन डिजायर्स पर काम कर रहे थे। अब जब लोग इन डिजायर्स पर काम करते हैं, बॉडीली डिजायर्स को मीट करना है, तो आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, रिसोर्सेस। और ये रिसोर्सेस कैसे हैं, लिमिटेड है कि नहीं। अगर रिसोर्स लिमिटेड है और चाहिए यही सभी को, लिमिटेड रिसोर्स के केस में अगर ये सभी को चाहिए तो क्या बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। और जब कंपटीशन बढ़ेगा, जहां कंपटीशन बढ़ता है वहीं चोरी, क्या बोलेंगे, थेफ्ट का केस बढ़ेगा, लालच, ग्रीड बढ़ेगी, है ना, थेफ्ट है, ग्रीड है, इस तरह की जो बेईमानी है, डिसऑनेस्टी। आपके पैसे लेकर लोग नहीं देंगे, आपसे पैसे लेते समय राम बन जाएंगे, आपके पैसे देते समय अकड़ेंगे। तो डिसऑनेस्टी, ये सब क्या है, ये वर्चुअस नहीं है, ये सोसाइटी को एट लास्ट क्या करेंगी, सोसाइटी को हार्म करेंगी। अच्छा, क्या ये चीजें सिर्फ सोसाइटी को हार्म करती हैं। अगर आपकी चोरी, आप किसी चीज को चोरी कर लें किसी की, तो क्या आप अंदर से खुश रह पाते हैं, हमेशा एक डर में जीते हैं। तो इंटरनल पीस आपकी डिस्टर्ब होगी। तो हार्म जो होगा इससे केवल सोसाइटी को ही नहीं होगा, चोरी करने से सोसाइटी में ही अस्थिरता नहीं आएगी, इंडिविजुअल लेवल पर भी आप हार्म फील करोगे, आप अंदर से खुश नहीं रह पाओगे, शांत नहीं रह पाओगे, निडर नहीं रह पाओगे। चोर को हमेशा ये डर लगता है जब जब उसका गेट खटखटाएगा, कोई भी, अरे कोई आ गया, पुलिस ना आ जाए, है ना, कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले। तो इस तरह की इंटरनल हार्मनी खत्म हो जाएगी। मतलब अगर बॉडीली नीड पर फोकस किया जाएगा तो किस तरह की हार्मनी खत्म होगी, तो सोशल हार्मनी भी खत्म हो जाएगी और इंटरनल हार्मनी भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये फोकस के लायक चीज नहीं है। इंसान को बॉडीली डिजायर्स पर काम करने की बजाय किन पे काम करना चाहिए, सोल रिलेटेड डिजायर्स पर। ये क्या डिजायर्स हो सकती हैं, ये डिजायर्स क्या हो सकती हैं, सेल्फ अवेयरनेस, आप खुद को जानो, खुद को जानो, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा सोशल अवेयरनेस, समाज को जानो, है ना। सेल्फ अवेयरनेस मतलब अपने इमोशंस, अपनी डिजायर्स को समझो। सोशल अवेयर मतलब सेल्फ अवेयरनेस में, सोशल अवेयरनेस मतलब सोसाइटी में क्या है, क्यों है, कैसे काम करता है, कैसे कोऑपरेशन होता है, कौन की भावना हम आहत नहीं करें, किस तरह लोगों को साथ कोऑपरेशन करना है, किस तरह टॉलरेंट करें, कम्युनिटी का आदमी है, दूसरी कम्युनिटी का आदमी है तो कैसे उसको बर्दाश्त करें, कहीं उसको परेशानी ना हो। इस तरह की चीज़ें सोशल अवेयरनेस में आती हैं। सामने वाला हमसे क्या अपेक्षा रख रहा है, तो ये सोशल अवेयरनेस का हिस्सा है। सेल्फ अवेयरनेस हो, सोशल अवेयरनेस हो, है। और तीसरी चीज हमारे होने का ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि ह्यूमन लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है ये जानना है। ये भी डिजायर्स हैं। तो आप इन डिजायर्स पे काम करो ना भाई। अच्छा, आप इन डिजायर्स पे काम करोगे तो आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना, किसी से आपको कंपटीशन नहीं करना। क्या लिमिटेड है
रिसोर्स लिमिटेड है यहाँ के लिए नहीं, आपको जानना है, दुनिया में हर चीज जानने के लिए ही है। तो आप जानने के लिए कोई रिसोर्स की लिमिटेशन नहीं है। तो ना आपको चोरी करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको लालच करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको डिसऑनेस्ट होने की जरूरत पड़ेगी, है ना किसी से फाइट कंपटीशन की जरूरत है। तो यहाँ आपसे ना कोई कॉम्पिटिशन कर रहा है, ना आपको किसी का डर है, ना किसी से आपको भय है। ये इनके लिए आपको क्या चाहिए, इन सब के लिए क्या चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए। और यही नॉलेज, यही इसी चीज की नॉलेज, मतलब आपको सेल्फ अवेयर है, वो आप अपने इमोशन से पता है कि आपको कब गुस्सा आता है, कब आपको प्यार आता है, कब आपको संतुष्टि फील होती है, क्या देखना आपको अच्छा लगता है, किन चीज़ों को देख के गुस्सा आता है, किन लोगों से मिलना अच्छा लगता है, किन लोगों को मैं देखते ही खून खोल जाता है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस है, यही सेल्फ अवेयरनेस है कि आप खुद को जानो कि आपको क्या क्या देखना अच्छा लगता है, क्या क्या पाना अच्छा लगता है, क्या क्या करना अच्छा लगता है। जो आपको पाना या देखना अच्छा लगता है, क्या वो आपकी अफोर्डेबिलिटी में है। आपको देखना अच्छा लगता है शॉटगन रन दौड़ती हुई, भाई 600 सीसी की बाइक दौड़ रही है रोड पर, गंगा यमुना एक्सप्रेस वे पर 200 की स्पीड पर, 250 की स्पीड पर, देखना अच्छा लग रहा है। अब आप उसे पाने की भी कोशिश करो, तो ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं है भाई। खुद जान तो लो, है? खुद को जानो कि आपकी आर्थिक स्थिति कहाँ है। अच्छा, आर्थिक स्थिति के इतर भी जानो कि क्या ये कुछ किसी तरह का आत्मा कॉन्शियसनेस, सेल्फ के इंप्रूवमेंट में, आत्मज्ञान में, आत्मचिंतन में क्या कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निंजा खरीद लेना, नहीं ना। क्या आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, नहीं ना। यही है सेल्फ अवेयरनेस। तो सेल्फ अवेयरनेस जानो, तो ये सब जानना है। और ये सब जान लोगे तो आप बोलोगे यार का भी मतलब है, टूट टट जाएगा हाथ, गिर आ गया 200 की स्पीड पे तो मर जाएगा, तो बोलोगे नहीं भाई निंजा विंजा हम नहीं खरीदेंगे। आप अगर नई बाइक खरीदें और नई बाइक में स्पीड हो 150-200 की, तो आप पहले 10-20 दिन उसे पूरे पे चलाते हो, लेकिन बाद में आप 2 बार ठुक जाओगे तो समझ में आता है नहीं भाई 50-60 की स्पीड अच्छी। 50-60 की स्पीड अच्छी है। अच्छा, ये अच्छी 50-60 की स्पीड सिर्फ इसीलिए नहीं है कि आपको टक्कर से बचा देगी। अल्टीमेटली गाड़ी की लाइफ भी बढ़ती है और गाड़ी का माइलेज भी बढ़ता है, तो पैसा भी बच रहा है ना। गाड़ी की लाइफ भी बच रही है, आपकी लाइफ भी बच रही है, और आपके ठोकने से जो कोई मरेगा या टूटेगा उसकी भी लाइफ बच रही है। तो सबकी बचत कहाँ है, एवरेज स्पीड में, 50-60, 40-50-60 में। तो अब फिर आपको समझ में आता है साल में, 2 साल में, 1.5 साल में ठोकने के बाद, है ना। कुछ लोग नहीं समझ पाते तो वो फिर उन्हें भगवान के पास जाके समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है भगवान को। तो समझ में आता है सबको, कुछ समय से पहले समझते हैं, कुछ समय के बाद समझते हैं, कुछ अपना नुकसान करके समझते हैं, कुछ दूसरों का नुकसान करके समझते हैं। तो सुकरात का कहना था भाई मत अपना नुकसान करो, मत दूसरों का नुकसान करो, समझ लो, जान लो, इसी में तुम्हारी खुशी है, इसी में दूसरे की खुशी है। इसीलिए उन्होंने कहा था नॉलेज इज हैप्पीनेस। समझ में आई बात। अच्छा, अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, 5वां कंसेप्ट और आखिरी, नहीं सेकंड आर। उन्होंने बोला था 5वां कंसेप्ट था अनएग्जामिन्ड लाइफ। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये उन्होंने बोला था, नॉट वर्थ लिविंग। क्या मतलब है इसका। उनका कहना है कि दुनिया में कोई भी लाइफ, ह्यूमन, अगर आपने आदमी का जन्म लिया है, हिंदुस्तान में तो ये मानना है कि आदमी का जन्म लेना ही इतना बड़ा उपलब्धि है कि 84 लाख योनियां भोगने के बाद सूअर, बिल्ली, कुत्ता, कीड़ा मकोड़ा, सांप, जितनी भी प्रजातियां हैं, मुझे लगता नहीं 84 लाख के आसपास कोई काउंट कर पाया है वैज्ञानिक, बट हिंदुस्तानी धार्मिक ग्रंथों में 84 लाख योनियां बता दी गई हैं। हो सकता है उससे ज्यादा भी स्पीसीज हों, आई डोंट नो, बट धार्मिक लेवल पर समझो 84 लाख योनियों के बाद इंसानी जीवन मिला है, अपने आप में उपलब्धि है। तो इस इंसानी जीवन को जीने की क्या वर्थ है, मतलब इंसानी जीवन आप जब जी रहे तो आपके लिए क्या वर्थफुल है, यह सुकरात का सवाल था। कि सुकरात ये जानना चाह रहे थे भाई आपके लिए क्या वर्दी है। तो इंसान के लिए उन्होंने वर्थफुल चीजों को आइडेंटिफाई किया। तो सुकरात का मानना था कि भाई जब हम वर्थफुल, कुछ भी वर्थफुल आइडेंटिफाई करें, कुछ भी वर्थफुल आइडेंटिफाई करें कि वर्दी क्या है, वर्थफुल क्या है, स्टार वाली वर्दी की बात नहीं कर रहा मैं, 4 स्टार लगाने वाले भी अनवर्दी काम कर रहे हैं, आपके सामने है ना, किसी से छुपा नहीं है ये। तो वर्थफुल मतलब उपयोगी, महत्वपूर्ण, जरूरी,
सिग्निफिकेंट चीज, काम क्या है इंसानी जीवन के लिए, तो उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पर और सोसाइटल लेवल पर, दो लेवल पर वर्थ की पहचान करी। ये इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर उन्होंने वर्थ बताई कि भाई इंडिविजुअल लेवल पर जो वर्दी चीज है, जो यूजफुल चीज है, जो उपयोगी चीज है, वो है इंटरनल हार्मनी। इंटरनल हार्मनी यानी प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, इंटरनल हार्मनी। इसे बोला उन्होंने सेटिस्फैक्शन। मटेरियल अचीवमेंट में उन्होंने सेटिस्फैक्शन नहीं ढूंढा, उन्होंने बोला कि हार्मोनाइजेशन ऑफ डिजायर्स के बाद जो इंटरनल हार्मनी आती है, पीस आती है, कबीर की तरह, सूरदास की तरह, तुलसी की तरह, मीरा की तरह, वो है जिंदगी, वो है वर्थफुल, है ना। आपने घर बना लिया बड़ा लेकिन नींद नहीं आ रही है, आपने बिस्तर मंगा लिया 50,000 का लेकिन उस पर नींद नहीं आ रही है, वो वर्थफुल नहीं है। आप एक अच्छे डेकोरम मेंटेन करते हुए नॉर्मल कमरे में सो रहे हो तखत पर, लेकिन अच्छी नींद आ रही है, तो वो है वर्थफुल। तो क्या वर्थफुल है आपके लिए? सेटिस्फैक्शन, इंटरनल हार्मनी से आता है। और ये इंटरनल हार्मनी कैसे आएगी? हार्मोनाइजेशन ऑफ डिजायर, हार्मोनाइजेशन ऑफ डिजायर से आएगी इंटरनल हार्मनी। उसी को उन्होंने बोला सेटिस्फैक्शन या प्योरिफिकेशन ऑफ सोल। तो ये है वर्थफुल, सेटिस्फैक्शन, इंटरनल हार्मनी या हार्मोनाइजेशन ऑफ डिजायर, जो भी नाम आप दें, मेरे हिसाब से ये नाम सबसे अच्छा है कि इंटरनल हार्मनी, पीस या प्योरिफिकेशन ऑफ सोल ही वर्थफुल है इंडिविजुअल लेवल पर। सोशल लेवल पर क्या है, मतलब सोशल लेवल पर क्या वर्थफुल है? तो उन्होंने बोला सोशल हार्मनी। सोशल हार्मनी मतलब पीस, कोऑपरेशन, सहयोग, है ना, सामंजस्य, टॉलरेंस, ये सब होना चाहिए। सोसाइटी प्रोग्रेस तभी कर सकती है, सोसाइटी शांतिपूर्ण तभी रह सकती है, सोसाइटी वही अच्छी मानी जाएगी जहाँ पीस हो, जहाँ कोऑपरेशन हो, जहाँ लड़ाई दंगे ना होते हो, जहाँ धर्म के नाम पर ऊट पटंग काम ना होते हो, किसी की सब्जी मत खरीदो, किसी को ये बोलो, किसी को ये जिहाद, किसी को वो नहीं करना है भाई, है ना। किसी को बौद्ध समझ के हटा दो, तमिल तमिल श्रीलंका वाला केस आजकल म्यांमार में चल रहा है ना, इजराइल कुछ धर्म के लोगों के खिलाफ है। तो इस तरह की बातें वो सोसाइटी में नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि सोसाइटी जो है हार्मनी के साथ रहनी चाहिए। सोसाइटी हार्मनी कैसे आएगी? पीस, कोऑपरेशन, टॉलरेशन, ये सब चीज़ों से आएगी। तो इसी को उन्होंने वर्थफुल बोला, यानी एक तरह से वो गुड गवर्नेंस की बात बोल रहे थे। तो गुड गवर्नेंस आएगी कब? जब सोशल हार्मनी होगी। तो ये दोनों चीज़ें वर्थफुल बताई उन्होंने। तो ये वर्थफुल अगर है, इंटरनल हार्मनी और सोशल हार्मनी अगर वर्थफुल है, अभी जोड़ना है, अभी मैंने बताया कि वर्थफुल क्या है। तो ये दोनों चीजें वर्थफुल हैं, सोशल हार्मनी या पहले लेवल पर सोशल लेवल पर सोशल हार्मनी और इंडिविजुअल लेवल पर इंटरनल हार्मनी, ये दो चीजें वर्थफुल हैं। तो ये मिलेंगी कैसे? असली सवाल ये है। तो ये मिलेंगी भाई आपको कहां से? वर्च्यू से। कैसे? वर्च्यू से। कैसे मिलेंगी? वर्च्यू से। वर्च्यू का मतलब, अब देखो, चाहे इंडिविजुअल पे आदमी हो, चाहे सोशल लेवल पे आदमी हो, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी तो आदमी काम कर रहे हैं, सचिवालय में भी आदमी काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट में भी आदमी काम कर रहे हैं, इलेक्शन में भी आदमी काम कर रहे हैं, पुलिस सिस्टम में भी आदमी काम कर रहा है, जुडिशरी में भी आदमी काम कर रहा है, तो दुनिया मंदिर में भी आदमी ही है। तो हर इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी के किसी भी पोस्ट पर सरपंच भी आदमी है, औरत हो सकती है, आदमी का मतलब मेरा ह्यूमन, तो ह्यूमन ही है। और ह्यूमन का जो एक्शन है, ह्यूमन डीड किससे डिसाइड होता है? हमने बोला ह्यूमन डीड जो है, ह्यूमन डीड डिसाइड होता है कैरेक्टर से। और कैरेक्टर को ही एक्सीलेंट बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? वर्च्यू। कैरेक्टर को अगर इनको अच्छा पाना है, इंटरनल हार्मनी पानी है या सोशल हार्मनी पानी है, तो आपको वर्चुअस बिहेवियर करना पड़ेगा। मतलब आपको एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट डेवलप करनी पड़ेंगी। एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट क्या है? इसके लिए आपको सोक्राटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी लगाना पड़ेगा। और सोक्राटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी पढ़ाते समय ने क्या बोला था? ये नीड करता है क्या? क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन वर्ड ये रहा और वर्थफुल ये रहा। तो बिना ये जो वर्थफुल चीज है, क्या क्रॉस एग्जामिन किए बिना आ जाएगी? नहीं आएगी। तो हर एक वर्थफुल चीज बिना क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं आएगी दुनिया में। इसीलिए उन्होंने कहा था अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। क्या आप ये बात समझ पाए कि कुछ भी वर्थफुल हासिल करना है इंडिविजुअल लेवल पर या सोसाइटल लेवल पर, उसके लिए चाहिए वर्च्यू। और वर्च्यू क्या है? इसके लिए चाहिए आपको सोक्राटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी, जो
क्रॉस एग्जामिन के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आपको ज़िंदगी में हर एक वैल्यू, हर एक काम, हर एक एक्शन, हर एक डीड जो आप करना चाहते हो, डिसीजन लेना चाहते हो, वो सही है या नहीं है, क्रॉस एग्जामिन करोगे। क्रॉस एग्जामिन करने के बाद वो वर्च्यू के रूप में सेलेक्ट करोगे, फिर उससे एक्शन लोगे, और जब एक्शन लोगे तब ये वर्थफुल चीज़ें हासिल होंगी। इसीलिए उन्होंने कहा अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। एम आई क्लियर? ठीक है, अब आप खुद अपनी लाइफ को एग्जामिन करना और बताना आपकी लाइफ वर्थफुल है या नहीं है। ये क्रॉस एग्जामिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आप इंटरनल हार्मनी ला पाने में पॉसिबल सही मतलब सफल हैं तो आप बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ वर्थफुल है। आखिरी और छठा कंसेप्ट था इनका क्या? मोरल इंटेलेक्चुअलिज्म। मोरल इंटेलेक्चुअलिज्म ये क्या है? उन्होंने कहा कि भाई देखो, ह्यूमन का जो डीड है, ह्यूमन जो एक्शन है, वो कहां से डिसाइड हो रहा है? वो हो रहा है कैरेक्टर से डिसाइड। क्या क्लियर था ना? ये बात शुरुआत में बोली थी कि ह्यूमन डीड जो है वो डिसाइड हो रहा है कैरेक्टर से। कैरेक्टर से डिसाइड हो रहा है। अच्छा, कैरेक्टर जो है वो कहां से आता है? अच्छा कैरेक्टर एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट से। एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट कैसे पता करोगे आप? तो आपको वर्च्यूअस बनना पड़ेगा, वर्च्यू डेवलप करनी पड़ेंगी। वर्च्यू डेवलप करते समय आपको ये जानना पड़ेगा ना, ये प्रोसेस ऑफ नोइंग है। वर्च्यू क्या है ये जानने का मामला है। सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी से आप जानोगे, है ना। तो वर्च्यू इज अ मैटर ऑफ नोइंग। तो आदमी का एक्शन, ह्यूमन डीड, जो ह्यूमन डीड है, ये जैसा भी है, ये उसकी नॉलेज पर ही बेस्ड होता है। किस पर? नॉलेज पर ही बेस्ड है। ह्यूमन डीड इज सोलिली बेस्ड ऑन नॉलेज। ह्यूमन डीड जो है वो उसके हिसाब से नॉलेज पर बेस्ड है, क्योंकि कैरेक्टर पर बेस्ड है। अगर आप यूं कहो कैरेक्टर पर बेस्ड है, तो कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट का रिफ्लेक्शन है। एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट क्या है? ये नोइंग का मामला है, सोक्रेटिक मेथड ऑफ नॉलेज से। तो उनका कहना था कि जो जानता है सही क्या है वो गलत कर ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में कोई आदमी गलत करता है तो इसका मतलब है कि वो जानता नहीं है सही क्या है, और अगर कोई आदमी जान गया कि सही क्या है वो गलत कर ही नहीं सकता। यही है मोरल इंटेलेक्चुअलिज्म। आप इसे उदाहरण से समझ सकते हो कि मिस्टेक्स, दुनिया में जितनी भी मिस्टेक्स हो रही हैं, चाहे कोई चाइल्ड करे या किसी भी फील्ड का बिगिनर करे, ये क्यों करते हैं? चाइल्ड कोई भी मिस्टेक कर रहा है या कोई बिगिनर किसी भी फील्ड का, यूपीएससी फील्ड में बिगिनर हो सकता है, इंडस्ट्री फील्ड में बिगिनर हो सकता है, टीचिंग फील्ड में बिगिनर हो सकता है, तो वो मिस्टेक कर क्यों रहा है? क्योंकि उसे भाई नॉलेज नहीं है एक्सीलेंसी की। एक्सीलेंसी की नॉलेज नहीं है, यानी ईसीटी, उस फील्ड का जो ईसीटी है, एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट है, उसकी नॉलेज नहीं है। अगर उसे जिस दिन ईसीटी की नॉलेज हो गई वो गलत करेगा ही नहीं। सेलेक्टेड लोग मिस्टेक नहीं करते, क्यों? फाइनल एग्जाम में, क्योंकि वो प्रैक्टिस दौर में खूब मिस्टेक कर चुके होते हैं, वो जान चुके होते हैं कितना लंबा इंट्रोडक्शन लिखना सही रहता है, किस साइज का इंट्रोडक्शन लिखना सही नहीं रहता। तो मिस्टेक्स जो कर रहा है उसे जानकारी नहीं है, सुकरात का ये कहना था। तो उनका कहना यह था कि भाई जो मिस्टेक कर रहा है वो जानता नहीं है, और जो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है वो गलत करेगा ही नहीं। तो यही है मोरल इंटेलेक्चुअलिज्म। आई होप अब आपको सुकरात की पूरी थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब ब्रीफ समरी उसकी समझ लेते हैं 1 मिनट में कि सुकरात की पहली बात क्या थी? तो वर्च्यू। तो उन्होंने बताया कि वर्च्यू क्या है। पहले कंसेप्ट में उन्होंने वर्च्यू को डिफाइन किया था। अब आपको याद हो गया होगा वर्च्यू का मतलब क्या है। समरी में आप जान लो कि वो एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट है, ठीक है। मतलब जिससे जो बिहेवियर है, जो डीड है, वो परफेक्ट हो जाए। वो परफेक्ट होगा कैसे? जब कैरेक्टर की ट्रेट एक्सीलेंट होगी, तो वही वर्च्यू है जो एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट है। दूसरा उन्होंने बोला था मोरल यूनिवर्सलिज्म, मतलब ये जो एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट है ये नेचर में यूनिवर्सल है। अगर कोई यहाँ एक्सीलेंट है तो सब जगह यूनिवर्सल होगी। तो ये एप्लीकेशन से रिलेटेड था।
एप्लीकेशन ऑफ ईसीटी। ठीक है, तीसरा इनका कंसेप्ट क्या था? तीसरा कंसेप्ट क्या था? सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी, कि आपको जानना है कि ईसीटी क्या है, तो जो प्रोसेस है उसी को नाम इन्होंने दिया था सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी, कि प्रोसेस ऑफ नोइंग ईसीटी, कि व्हाट इज ईसीटी, मतलब वर्च्यू क्या है, एक्सीलेंट कैरेक्टर ट्रेट यानी वर्च्यू क्या है, इसको जानने के लिए आपको जो जिस रास्ते को उन्होंने बताया उसका नाम दिया। तीसरा कंसेप्ट सोक्रेटिक मेथड ऑफ इंक्वायरी। चौथा जो कंसेप्ट था वो था नॉलेज इज हैप्पीनेस। नॉलेज इज हैप्पीनेस, तो उन्होंने बताया था कि कैसे हैप्पीनेस का मतलब है सोल रिलेटेड डिजायर्स को फुलफिल करना, और सोल रिलेटेड डिजायर्स को फुलफिल कर सकते हैं सिर्फ नॉलेज से। मटेरियलिस्टिक डिमांड से, मटेरियलिस्टिक चीजों से जो सोल की डिजायर्स है उनको कंप्लीट आप नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बोला था नॉलेज इज हैप्पीनेस। पांचवा कंसेप्ट था इनका अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ऐसे ही बोला था, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो उन्होंने कैसे किया था कि पहले बताया था कि क्या वर्थफुल है, क्या नहीं वर्थफुल है। वर्थफुल इंडिविजुअल लेवल पे था इंटरनल हार्मनी, और सोशल लेवल पर सोशल हार्मनी। फिर बताया था कि इंटरनल हार्मनी हो या सोशल हार्मनी हो, दोनों के लिए लाना पड़ेगा वर्चुअस बिहेवियर। और वर्च्यू क्या है ये जानने के लिए आपको करना पड़ेगा लाइफ को एग्जामिन, वैल्यूज को एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन करो अपने डीड्स को सुधारने के लिए ना, वैल्यू सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा। तो क्रॉस एग्जामिन को इन्होंने जोड़ के देखा था वर्द से, है ना। तो ये पांचवा कंसेप्ट था। और छठा कंसेप्ट था मोरल इंटेलेक्चुअलिज्म, मतलब इन्होंने बताया था कि जो जानता है सही क्या है वो गलत नहीं कर सकता, यानी कोई आदमी जो गलत कर रहा है इसका मतलब वो जानता नहीं है कि सही क्या है, तो दैट्स नॉट हिज मिस्टेक, टीच हिम। तो ये रहा सुकरात का पूरी समरी। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले थिंकर के साथ, प्लेटो के साथ। थैंक यू।